अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। मैं काफी देर से सोने की नाकाम कोशिश कर रहा था, लेकिन नींद जैसे रूठी हुई थी। मुझे हल्की हल्की घुटन सी होने लगी। हालांकि दरमियाना मौसम था, इतनी गर्मी भी नहीं थी। जब तबीयत ज्यादा बेचैन होने लगी तो मैं घबराकर कमरे से बाहर निकल आया। खुली जगह पर निकलते ही मैंने लंबे लंबे सांस लेने शुरू कर दिए। हल्की हल्की हवा चल रही थी, जिससे मेरे दिल को कुछ सुकून आने लगा। मेरी निगाहें कुछ ही फासले पर मौजूद एक टीले पर जा टिकी, जहां मुझे किसी के होने का एहसास होने लगा। मैंने कलाई पर बंधी घड़ी के चमकदार हिंसों पर टाइम देखा। रात का 1 बजने में चंद मिनट बाकी थे। इस टीले के ऊपर मुझे हल्की सी हलचल नजर आई। 3 आदमी भागते हुए नजर आए। अगले आदमी के पास कोई वजनी चीज थी, जिसको उठाकर भागते हुए से मुश्किल पेश आ रही थी। जब वो टीले के पीछे गायब होने लगे तो उनके कुछ ही पीछे मुझे कुछ राइफल बरदार भागते नजर आए। जब वो जरा सा सामने हुए तो उनके जिस्म पर यूनिफॉर्म नजर आने लगी। वो यकीनन पुलिस वाले थे। उनमें से एक के कंधों पर सितारे से झिलमिला रहे थे, जिससे मैंने अंदाजा लगाया कि वो इन पुलिस वालों का अफसर होगा। उसी वक्त उसने रुककर पुलिस वालों से कुछ कहा, साथ ही वो हाथ हिला हिलाकर उन्हें समझाने लगा। चूंकि वो दूर थे इसलिए आवाज मुझ तक नहीं आ रही थी, लेकिन उस पुलिस वाले के अंदाज को देखकर मैं ठिठक सा गया और हैरान होकर उनकी तरफ देखने लगा, ऐसे जैसे मेरे सामने कोई फिल्म चल रही हो। मैं असद खान पुलिस से ASI रिटायर्ड हूँ। एक जानने वाले की कपड़े की मिल में बतौर सिक्योरिटी इंचार्ज नौकरी कर रहा था। एक शाम जब शिफ्ट चेंज होने वाली थी, मुझे मिल के मालिक मंसूर साहब ने चपरासी भेजकर बुलवा लिया। अस्सलाम वालेकुम। मैंने उनके दफ्तर में दाखिल होकर उन्हें सलाम किया, जिसका उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया। आओ असद खान, इधर बैठो। उन्होंने मेरा नाम लेकर अपने पास ही रखी कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं चुपचाप कुर्सी पर बैठ गया। मंसूर साहब के सामने मिल के मैनेजर और दोनों शिफ्टों के फोरमैन रंजीदा से बैठे थे। बात यह है कि मिल के अंदर जितना कपड़ा बनता है और उनको थान बनाकर उन सब की तादाद रोजाना नोट की जाती है, और जो माल चला जाता है ग्राहकों तक उसको भी नोट किया जाता है। लेकिन आज दूसरा दिन है कि माल बन रहा है, लेकिन मौजूदा माल कम होता है। यानी कि सप्लाई के बाद जो माल बचता है उसमें बहुत सा कपड़ा गायब हो जाता है। मैं उनकी इतनी लंबी तमहीद समझ नहीं पा रहा था कि वो ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं, लेकिन उनकी आखिरी बात सुनते ही मुझे झटका लगा। यानी सर, आपका मतलब है कि मिल से कपड़ा चोरी हो रहा है? मैं चाहते हुए भी अपने लहजे से चुभन न निकाल पाया। मेरी बात सुनकर मंसूर साहब के चेहरे का रंग बदलने लगा। देखो असद खान, मैं ये बात सिर्फ तुमसे नहीं कर रहा, बल्कि यहाँ बैठे सब लोगों से कर रहा हूँ। मुझे तुम सबकी ईमानदारी पर पूरा यकीन है, लेकिन जो माल गायब हो रहा है यकीनन वो चोरी हो रहा है, और ये कौन कर रहा है इसका खोज हम सब ने मिलकर लगाना है। मंसूर साहब की बातें सुनकर हम सब एक दूसरे को चोर निगाहों से देखने लगे। मेरे दिल में आया कि चूंकि मैं सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ, इसलिए ये सब मुझे ही चोर समझ रहे होंगे, क्योंकि कोई भी माल मेरी इजाजत के बगैर मिल के गेट से बाहर नहीं जा सकता था। मेरे लिए बहुत बदनामी और रुसवाई की बात थी। अगर मुझ पर इल्जाम लग जाता तो मेरी एक ही बेटी थी जो पढ़ रही थी। लोग तरह तरह की बातें बनाते कि असद खान पुलिस की पेंशन ले रहा है और मिल से तनख्वाह भी, और ऊपर से चोरी भी कर रहा है। 3 ही तो फर्द हैं घर में, क्या पेंशन और तनख्वाह से उनका गुजारा नहीं होता? मुझे तरह तरह के ख्यालात सताने लगे। मैंने मिल की सिक्योरिटी टाइट कर दी, अपने आराम को तकरीबन खैराबाद कह डाला। 4 दिन तक सर खपाने के बावजूद मैं चोरों को ना पकड़ सका। माल रोजाना गायब होने लगा। 5वीं रात में अपने घर चला आया। आसिया मेरी बीवी मुझे देखते ही परेशान हो गई। एक तो मैं काफी परेशान था और दूसरा 4 दिनों में सही तरह से सो भी नहीं सका, इसलिए हुलिया बहुत खराब हो रहा था। आसिया मुझसे पूछने लगी, हुआ क्या आपको? मैंने उसे दिलासा दिया और नहाने के लिए बाथरूम में घुस गया। जब नहा धोकर मैं फ्रेश हुआ तो वो मेरे लिए खाना ले आई। उसके थोड़ी देर बाद जब मैंने खाना खा लिया तो मैंने अपनी बेटी नाजिया का पूछा। उसी वक्त नाजिया हाथ में दूध का गिलास लिए कमरे में दाखिल हुई। मेरे प्यारे अब्बू ने मेरा पूछा और मैं हाजिर, उसने मुस्कुराते हुए कहा और दूध का गिलास मेरे सामने रख दिया। मैं बहुत परेशान था, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट थी। दूध पीने के बाद मैंने नाजिया से उसकी तालीम के बारे में चंद सवालात किए, और फिर वो पढ़ना है सुबह पेपर है,
कहकर मुझे खुदाफिज कहा और अपने कमरे में चली गई। लेकिन आसिया खाने के बर्तन धोकर वापस मेरे पास आ गई। मैं सोने के लिए बेड पर लेट चुका था। असद, आप मुझे काफ़ी परेशान लग रहे हैं, क्या बात है, प्लीज़ मुझे बताएं। आसिया ने मेरे पास बैठते हुए कहा और मुझे उसे सब कुछ बताना पड़ा, क्योंकि मुझे पता था वो सारी बात जान कर रहेगी। मेरी बात सुनने के बाद वो खो सी गई और फिर चौंकते हुए बोली, अभी आप सो जाएं, आप बहुत थके थके से लग रहे हैं। अल्लाह ताला ज़रूर कोई हल दिखाएगा इंशाल्लाह। मैंने भी कहा इंशाल्लाह और फिर आंखें बंद कर लीं। सुबह की नमाज पढ़कर मैंने हल्का फुल्का नाश्ता किया तो आसिया मेरे पास आ बैठी। मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी। वो क्या, मैं किसी सोच में खोया था। उसकी आवाज़ सुनकर मैं चौंक बैठा। आप ये मसला किसी अपने सीनियर ऑफिसर से डिस्कस करें, हो सकता है आपको कोई ऐसा पॉइंट बता दे जिससे आपको मसले को सुलझाने में आसानी हो जाए। आसिया की बात सुनकर मैं मुस्कुराने लगा। मुझसे जितने सीनियर थे वो बेचारे भी अपना दिमाग लड़ा लड़ा कर थक चुके थे, लेकिन मसला जूं का तूं था। मैं उनके बारे में सोचते हुए अपनी सर्विस के दौर में जा पहुंचा और एक ख्याल आते ही मैं उछल पड़ा और आसिया को, जो कि मुझे हैरान होकर देखने लगी थी, मैंने कहा, मैं मिल जा रहा हूँ, मुझे एक काम याद आ गया। ये कहकर घर से निकला, मोटरसाइकिल पर बैठा और उसे जोर से किक लगाकर स्टार्ट किया। अब मेरा रुख एक सीनियर ऑफिसर के घर की तरफ था, लेकिन वो कोई मिल का सीनियर ऑफिसर नहीं था, बल्कि पुलिस का एक एसपी रिटायर्ड था। मुर्तजा शाह, पक्का सैयद, 5 वक्त का नमाजी, रोजादार और ईमानदार। ईमानदार लिखने पर आप जरूर चौंके होंगे कि पुलिस वाला और ईमानदार, लेकिन ये वाकई हकीकत है, क्योंकि उसकी ईमानदारी की गवाही ना सिर्फ हम उसके मातहत बल्कि उसका घोड़ा भी देता था। इस बात पर आप लोग और हैरान होंगे कि घोड़ा कैसे गवाही दे सकता है। ये उस वक्त की बात है जब शाह साहब इंस्पेक्टर थे और एक थाना इंचार्ज थे। मैं भी उसी थाने में उनका मतहत था। हमारे एक कांस्टेबल ने उनकी ईमानदारी की सख्ती से तंग आकर उनके खिलाफ एसपी साहब के ऑफिस में रिपोर्ट कर दी कि शाह साहब रिश्वत लेते हैं। उन पर इल्जाम लग गया। अब उसकी इंक्वायरी भी जरूरी थी। उन दिनों वो बहुत परेशान दिखने लगे। हमको पता था कि वो रिश्वत नहीं लेते, लेकिन जब से वो इस थाने में आए हमारी जेबें खाली रहने लगी थी। हम भी यही चाहते थे कि वो यहाँ से चले जाएं। इल्जाम लगने के दूसरे दिन शाह साहब ने हम सबको दफ्तर में बुलाया। हम में वो भी था जिसने उनके खिलाफ रिश्वतखोरी की रिपोर्ट की थी। 10 मिनट तक शाह साहब के ऑफिस में खामोशी रही। फिर वो गला खनखार कर बोले, मुझे आज बहुत अफसोस आ रहा है, बहुत ही। वो बहुत ही गमज़दा थे। उनसे कुछ बोला नहीं जा रहा था। इधर आओ। उन्होंने उसी कांस्टेबल की तरफ इशारा किया जिसने उनकी शिकायत की थी। वो डरता डरता उनके करीब चला गया। उन्होंने जेब में हाथ डाला और 1 रुपए का सिक्का निकाला। ये उस वक्त की बात है जब 1 रुपए की बहुत वैल्यू थी। हमारी तनख्वाह 15-20 रुपए थी। इसमें से चंद पैसों के चने खरीद कर लाओ और तुम सब भी पैसे इकट्ठे करके इनके भी चने लाना, शाह साहब ने उस कांस्टेबल से कहा। और हाँ, मेरे पैसों से अलग लिफाफे में चने लाना और अपने पैसों से अलग। वो कांस्टेबल चला गया और 2 लिफाफों में चने ले आया और लाकर शाह साहब के सामने रख दिए। शाह साहब ने चने वाले दोनों कागज के लिफाफे उठाए और हमें अपने पीछे आने का इशारा करके बाहर आ गए। थाने के बाहर उनका घोड़ा बंधा हुआ था। उन्होंने वो दोनों लिफाफे मेरे हवाले कर दिए। ये तुम लोगों के पैसे से आने वाले चने हैं, ये तुम अपने हाथों से मेरे घोड़े को खिलाओ। मैंने हाथ की हथेली पर थोड़े से चने डाले और शाह साहब के घोड़े के मुंह के पास हाथ को ले गया। घोड़े ने चने देखते ही मुंह उनके नजदीक किया, लेकिन उनको सूंघ कर छोड़ दिया। मैंने समझा उसे भूख नहीं। अब मेरे पैसों से आए चने इसके आगे करो, शाह साहब ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा। तो मैंने दूसरे लिफाफे में से थोड़े से चने हथेली पर डालकर घोड़े के आगे किए तो वो सूंघने के बाद उनको खाने लगा। मैं बहुत हैरान हुआ। मैंने फिर मातहत अमले के पैसे से लाए गए चने घोड़े के सामने किए तो उसने खाना छोड़ दिया, और जब मैं शाह साहब के पैसों से लाए चने उसके सामने करता तो वो खाने लगता। असद, मैंने आज तक 1 पैसा भी हराम का नहीं कमाया। इस घोड़े को भी हलाल के पैसों से खिलाता हूँ। सबूत तुम लोगों के सामने है। तुम्हारी हराम के पैसों से लाए चने इस घोड़े ने सूंघ कर छोड़ दिए और मेरे हलाल के पैसों से आए चने मजे से खा रहा है। तुमने इल्जाम तो लगा दिया, लेकिन साबित नहीं कर सके और तुम कभी साबित कर भी नहीं सकोगे, शाह साहब ने उस कांस्टेबल बल्कि हम सबको सुनाते हुए कहा। उस वक्त मैं बहुत शर्मिंदा हुआ। उससे पहले मैं भी रिश्वत वगैरह अपना माल समझकर लेता था, लेकिन उस वाकया के बाद मैंने सच्चे दिल से तौबा कर ली और अब जब मिल में मुश्किल पेश आई तो उसके लिए मशवरा करने शाह साहब के पास पहुंच रहा, जो कि हमारे ही शहर में रहते थे। अब तो उन्होंने मुकम्मल दाढ़ी रख ली, उनके चेहरे पर नूर सा रहता और अब तो माशाल्लाह बहुत ज्यादा नूरानी चेहरा था।
मैं जब उनके घर गया तो बहुत खुश होकर मुझसे मिले। मैंने मिल में चोरी के मुतालिक उनको सब तफसील से बताया जो कि मैंने तफ्तीश की थी। उन्होंने तमाम बात सुनी और फिर मुझे दूसरे दिन आने का कहकर रुखसत कर दिया। वो दिन और रात भी मेरे पास बेआरामी में गुजर गई। मिल में भी अब कपड़ा गायब हो रहा था। इतना भी ना हुआ कि पता लग जाने के बाद चोर थोड़े मोहतात हो जाते और उन दिनों चोरी बंद कर देते। लेकिन यार तो चोर बहुत ही दलेर थे, या फिर वो ऐसे तरीके से चोरी कर रहे थे कि उन्हें पकड़े जाने का बिल्कुल डर नहीं था। मैंने भी मिल में हर जगह ताका झांकी कर ली, लेकिन कपड़ा कहाँ से बाहर जा रहा था मुझे पता न चल सका। मंसूर साहब ने 2 दिन का टाइम दे दिया कि इसके बाद ये केस पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। सुबह की नमाज पढ़कर मैंने दुआ की तो मेरे आंखों से आंसू निकल पड़े। उस सुबह मैं नाश्ता किए बगैर पैदल ही शाह साहब के घर की तरफ चल पड़ा। मुझे घंटे से ज्यादा लगा वहां पहुंचने में। शाह साहब जैसे मेरा ही इंतजार कर रहे थे। उनकी सुर्ख होती आंखों से मैंने अंदाजा लगाया कि वो रात को सो नहीं सके। असद खान, मैंने एक मराकबा किया है जिसके जरिए मुझे पता चला है कि चोरी कैसे की जा रही है। उस वक्त मुझे पता चला कि शाह साहब अमलियात भी करते हैं। मैं तो उनके पास इस केस पर डिस्कस करने आया था कि अगर वो मुझे कोई अच्छा सा पॉइंट बता देते जिससे मैं इस केस को हल कर लेता तो मेरी इज्जत रह जाती। यहाँ तो शाह साहब ने मुझे कुछ इशारे दिए जिससे केस हल हो जाता। अगर शाह साहब का मराकबा बिल्कुल ठीक था तो वो इशारा मेरे लिए काफ़ी थे। मैं उनका शुक्रिया अदा करके वहाँ से मिल पहुँचा और सीधा मंसूर साहब के दफ्तर पहुंचा। मंसूर साहब उन दिनों रात को लेट जाते और सुबह जल्दी आ जाते। उस वक्त वो दफ्तर में मौजूद थे। आओ असद खान, इतनी सुबह कैसे आए हो? मेरा मतलब है चोरी होने वाले माल के बारे में कोई जानकारी लाए हो? मैंने दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर जाने की इजाजत मांगी ही थी कि उन्होंने मुझे देखते ही पूछा। मैं अंदर जाकर बैठ गया और बात करने के लिए मुनासिब अल्फाज ढूंढने लगा, क्योंकि मैं उन्हें यह तो नहीं कह सकता था कि मैंने किसी आमिल से पता करवाया है कि जिसने मुझे इस माल के गबन से पर्दा उठाकर दिखाया। सर, मुझे कुछ आदमियों पर शक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ हों ताकि आपके सामने मैं उनसे पूछगिछ कर सकूं। मंसूर साहब काफ़ी समझदार और सुलझे हुए इंसान थे। जब उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे किस पर शक है और शक की कोई वजह, तो मैं अपनी तरफ से चंद मुदल्लल बातें उनके कोच गुजार कर दी और फिर वो मेरे साथ उठकर चल दिए। हम लोग क्वालिटी चेक फोरमैन के कमरे के पास पहुंचे। वो अंदर ही था। उस वक्त भी उसके सामने मेज पर कपड़ों के कुछ थान पड़े थे। जब हम लोग अंदर दाखिल हुए तो हमें देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अगले ही लम्हे उसने कंट्रोल कर लिया, लेकिन मैंने नोट कर लिया था। एहसान साहब, क्या हो रहा है? मंसूर साहब ने फोरमैन का नाम लेकर पूछा। कुछ नहीं सर, बस जरा मुख्तलिफ किस्म के कपड़ों की क्वालिटी चेक कर रहा हूँ, उसने जवाब दिया। उसके लहजे में वाज़ेह घबराहट थी। मंसूर साहब उससे कपड़े के बारे में बातें करने लगे और मैं उसके दफ्तर को देखने लगा। मैंने एक सिक्योरिटी एहलकार को बुलवा लिया। दफ्तर के फर्श पर नरम सी ईरानी कालीन बिछी थी। मैं उसके ऊपर चलकर दबाव डाल रहा था। एक कोने में मुझे कुछ फर्श दबा दबा महसूस हुआ। मैं इधर खड़ा होकर कालीन को गौर से देखने लगा। साथ ही एक नज़र मैंने फोरमैन पर डाली। अब तो उसका रंग बिल्कुल फीका पड़ गया था। मैंने जल्दी से सिक्योरिटी एहलकार को इशारा किया। मेरा इशारा मिलते ही वो फोरमैन के पास जा पहुंचा और मैंने जल्दी से झुककर उस कोने से कालीन को फोल्ड करके एक तरफ समेट लिया। उस जगह फर्श के बजाय लकड़ी के फटे से बनाए थे टीन का एक ढकना सा बना हुआ था। मैंने जोर लगाकर उसको एक तरफ उठा लिया, जिसके नीचे एक होल था और उसमें सीढ़ियां नीचे जाती नजर आ रही थी। मेरे इस सर से अचानक एक बोझ सा हट गया। एक तो माल गायब होने वाला मामला हल हो गया और दूसरा शाह साहब की बात सच निकली। फोरमैन को उसी वक्त पकड़ लिया गया। उस होल को देखकर मंसूर साहब भी एक दफा हैरान रह गए। इस दफा फोरमैन के साथ 4 आदमी मजीद पकड़ लिए गए, जिन्हें बाद में पुलिस के हवाले कर दिया गया। असल में होता यह था कि फोरमैन के पास क्वालिटी चेकिंग के लिए जब थान जाते तो उनमें से कुछ रख लेता और उन 4 आदमियों से किसी से वो थान उन होल वाली सुरंग में से बाहर भिजवा देता, जो कि कभी गटर लाइन हुआ करती थी, लेकिन इस जगह मिल बनने के बाद इसको खत्म कर दिया गया। न जाने फोरमैन एहसान ने यह सुरंग कैसे दरियाफ्त कर ली थी। शाह साहब को अमलियात में मैं वाकई मान गया। जब यह केस हल हुआ और मैंने सुख का सांस लिया तो मुझे अपने सर्विस के आखिरी सालों में केस याद आ गया। एक बेवा औरत थी जिसकी 2 जवान बेटियां थीं और उनकी अनकरीब शादी होने वाली थी। शादी से कुछ दिनों पहले एक रात उसके घर से चोर 10 तोला सोना और बहुत सी नकदी चुरा कर ले जा रहे थे कि उनका टकराव हम लोगों से हो गया। मैं कुछ सिपाहियों के साथ एक मफरूर मुजरिम की तलाश में उस इलाका में था। वो चोर हमको देखकर बेआबाद जमीनों की तरफ भाग उठे। मुझे किसी गड़बड़ का एहसास हुआ तो हम लोग उनके पीछे भागे। वो लोग एक टीला पर चढ़कर हमारी नजरों से गायब हो गए, लेकिन मैंने अपने सिपाहियों को इस तरतीब से फैलाया कि वो हमारे साथ मुकाबला करते हुए मारे गए। वो 2 थे
जिनसे 2 अदद पिस्तौल और कुछ गोलियां बरामद हुई। मैं बहुत अफसुर्दा था क्योंकि पिस्तौल रखना कोई जुर्म नहीं, लेकिन जब मुझे पता चला कि उन लोगों ने एक बेवा के घर से चोरी की है तो मेरे दिल को धचका लगा। लेकिन इन दोनों से कुछ बरामद ना हुआ। उस बेवा ने भी उन दोनों को पहचान लिया था। मैं हैरान था कि फिर चोरी शुदा माल कहाँ गया। इसके बाद 2-3 दिन मैंने वो सारा इलाका छान मारा, लेकिन मुझे वो सामान नहीं मिला। उसके बाद तो हमारे इदारे में चहमगोइयाँ होने लगी कि SHO असद खान ने सारा माल हड़प कर लिया है। मैं चुपचाप ये बातें सुनता रहा क्योंकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। माल ना मिलने पर बेवा की दोनों बच्चियों के रिश्ते टूट गए। लड़के वाले बहुत लालची निकले। वो बेवा मेरे सामने रोती रही, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता था। मिल में चोरी जब पकड़ी गई तो मुझे वो बेवा औरत याद आ गई। मेरी मालूमात के मुताबिक अभी तक उसकी बेटियों की शादी नहीं हो सकती थी। मैं एक दफा फिर शाह साहब के पास जा पहुंचा, उनका शुक्रिया अदा किया और फिर इस बेवा का किस्सा छेड़ा। असद खान, बात यह है कि मैं अब काफी बूढ़ा हो गया हूँ। अमलियात वाला काम मेहनत तलब है और इस वाकया को गुजरे तो 3-4 साल गुजर चुके हैं। इसके लिए मुझे अमल भी उसी जगह के नजदीक करना पड़ेगा। मेरा वहां जाना मुश्किल है। हाँ, एक काम हो सकता है। जी शाह साहब, वो क्या? मैंने बेताबी से पूछा। वो ये कि मैं अपने घर में एक अमल करूं, लेकिन तुम्हें खुद छोटा सा अमल इस इलाके में करना होगा। उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा। शाह साहब, मैं ये कैसे कर सकता हूं? मैंने तो कभी कोई अमल नहीं किया। मैं उनकी बात सुनकर हैरान होकर बोला, अरे भाई, इतना मुश्किल अमल नहीं, बस जरा ध्यान से करना पड़ेगा। 1 घंटे का अमल होगा, तुम कर लोगे। उन्होंने मेरे माथे पर हाथ रखते हुए कहा और फिर मैं तैयार हो गया। मिल से मैंने चंद दिन की छुट्टी ले ली और इस इलाका में जा पहुंचा जिसके करीब ही एक प्राइमरी स्कूल के लिए कुछ कमरे बनाए गए थे। उन दिनों छुट्टियां थी। उन कमरों में से एक में मुझे बासानी रिहाइश मिल गई। दूसरी रात मैंने ईशा की नमाज के बाद शाह साहब का बताया हुआ अमल ध्यान लगाकर मुकम्मल किया। शाह साहब ने बताया था कि उसके बाद किसी वक्त भी मुझे इस माल के बारे में जरूर कोई इशारा मिलेगा। अब मैं किसी इशारे का मुंतजिर था। वो रात ऐसे ही गुजर गई। दूसरी रात आ गई। उस रात की घुटन ने मुझे बाहर ला खड़ा किया। उस पुलिस अफसर के समझाने के अंदाज ने मुझे चौंका दिया, क्योंकि वो अंदाज तो मेरा अपना था। मैंने जब उन पर ज्यादा गौर किया तो मुझे हैरत का झटका लगा। ये तो उसी रात वाली कार्रवाई थी जिस रात हम चोरों के पीछे भागे। वो सारे वाकयात मेरे सामने किसी फिल्म की तरह घूमने लगे और मैं उनमें देखने में गुम हो गया। क्या इन अमलियात में इतनी ताकत होती है कि हमें हमारा माजी दिखा सकते हैं? मैं अपने आप को अब सिपाहियों को हिदायत देते हुए देख रहा था कि कैसे उन चोरों को घेरना है। वो मंजर देखते हुए मेरे जहन में कोई बात खटक रही थी। मैं दिमाग में जोर देने लगा। आंखें बंद करके मैं वो सारा मंजर जहन में दोहराने लगा तो वो खटकने वाली बात मेरे सामने आ गई। हमें 2 चोर मिले थे जो कि पुलिस मुकाबले में मारे गए, लेकिन उस मंजर में मैंने 3 चोर देखे थे। तीसरे चोर के पास कोई वजनी चीज भी थी। वजनी चीज यकीनन वो चोरी होने वाला सामान था। मैंने सोचा, लेकिन फिर वो तीसरा चोर किधर गया? कहाँ चला गया? या अल्लाह मुझे दिखा दे कि वो तीसरा चोर कहाँ चला गया। मेरे मुंह से आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा था। हमने उस वक्त उस पूरे इलाके को घेर लिया। तीसरा चोर कहीं नहीं मिला। ना तो वहां से निकल सका और ना ही वो इस इलाके में था। तो फिर वो चोर गया कहाँ? उसे जमीन खा गई या आसमान खा गया? ये सब सोचते हुए मैंने सामने देखा तो मंजर बदल चुका था। मेरे सामने अब वही चोर था जो सामान उठाए मुश्किल से भाग रहा था। भागते भागते अचानक वो गायब हो गया। मैं उस तरफ गौर से देखता रहा, लेकिन उसके बाद वो फिर नजर ना आया। मैंने अंदर से टार्च उठाई और उसी वक्त उस तरफ चल पड़ा। बहुत ढूंढने के बाद भी मुझे वहां से कुछ ना मिला। दूसरी सुबह मैं शाह साहब के पास जा पहुंचा और उन्हें सारी बात तफसील से बताई। मेरी बात सुनते ही वो मुराकबे में चले गए। वहां कोई गार या कुआं वगैरह तो नहीं? उन्होंने आंखें बंद करके मुझसे पूछा। नहीं शाह साहब, मुझे तो नजर। मैं कहते कहते रुक गया। उस रात की कार्रवाई मेरे दिमाग में घूमने लगी। याद आया शाह साहब, वहां एक कुआं था। मैंने खुद उस रात देखा था, लेकिन उसके बाद माल तलाश करते हुए हमें वो कुआं नजर नहीं आया। ओह, क्या याद आ गया असद खान? शाह साहब ने मेरे सर पर हाथ रख दिया। शाह साहब, उस रात के आखिरी पैर उस इलाके में एक जलजला आया था। हो सकता है कि कुआं पुराना हो और जलजले के झटकों से बंद हो गया हो। यकीनन ऐसा ही हुआ होगा। मुझे भी जमीन के अंदर के इशारे मिल रहे हैं। शाह साहब ने आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा और फिर कुछ देर बाद मैं उनसे इजाजत लेकर वापस उसी स्कूल में आ गया। उसके आसपास की आबादी में मैंने जब मालूमात की तो मुझे पता चला कि वाकई वहां एक कुआं था जो कि बहुत पुराना था। अंदर से उसकी दीवारें कमजोर हो चुकी थीं। उनमें दरारें पड़ी थीं, जो कि उस रात, जिस रात हमने चोरों से मुकाबला करके उन्हें मारा था, जलजले के झटके से गिर गया। मैंने उसी वक्त उस तरफ ध्यान इसलिए नहीं दिया कि मुझे चोरों के तीसरे साथी के बारे में मालूम नहीं था।
मैंने बातों बातों में एक सियाने आदमी से कुएं वाली जगह की निशानदेही करवाई और फिर उस बेवा के पास जा पहुंचा जो कि मुझसे उस वाकया के बाद बददिल हो गई थी। उसके कान तक भी मेरे बारे में माल हड़प करने की बात पहुंची थी, लेकिन मैं मुतमईन था क्योंकि ये एक झूठी बात थी। मैंने उस बेवा को तीसरे चोर के बारे में कुछ नहीं बताया, बल्कि मैंने इतना बताया कि मुझे शक सा है कि उन चोरों ने वो सारा माल उस कुएं में फेंक दिया था। वो बेवा मुझसे उखड़ी उखड़ी बातें करने लगी, लेकिन मैंने बर्दाश्त किया। उसी वक्त उसकी दोनों बेटियां भी आ गई। मैंने उसकी बच्चियों के सामने उस कुएं को खुदवाने की बात की तो बेवा ने शोर मचा दिया, प्लीज आप मेरी बात सुन लें, उसके बाद आपका जो दिल चाहे करें। वो कोई बात सुनने को तैयार न थी, लेकिन उसकी बच्चियां पढ़ी लिखी और समझदार थी। उन्होंने मां को समझाया। मैंने उनसे कुआं खुदवाने की बात की और उनसे कहा कि अगर उनमें से उनका माल निकल आया तो खुदाई की मजदूरी उन्हें देनी पड़ेगी, और अगर ना निकला माल तो मैं दूंगा। उन्हें मेरी बात समझ आ गई और अच्छी भी लगी। वो इस बात पर मान गई। मैंने दूसरे दिन शाह साहब से दुआ करवाई और अल्लाह का नाम लेकर खुदाई शुरू करवाई। 4 मजदूर थे जो कि इस इलाके में कुआं खोदने के माहिर थे। पहले दिन 3 गज के करीब गहराई और 2 गज कुतर में खुदाई हुई। दूसरे दिन का काम कुछ हौसला अफजा था। उन मजदूरों ने अच्छी खासी खुदाई कर ली। कुआं के दीवारों के गिरे पत्थर और ईंटें उठाना मुश्किल था, लेकिन वो लोग मेहनत से लगे रहे। शाम को खुदाई बंद करके वो लोग वापस अपनी बस्ती में चले गए। मैं ईशा की नमाज पढ़कर शाह साहब का बताया हुआ वजीफा करने लगा और वो वजीफा पढ़ते पढ़ते मैं सो गया। खुदाई का तीसरा दिन था। मजदूर नहीं आए। इंतजार करते करते दोपहर हो गई और मैं सोचने लगा कि बस्ती में जाकर उनका पूछूं। ये ख्याल आते ही मैं बस्ती की तरफ चल पड़ा। बस्ती में पहुंचा तो एक बुरी खबर मेरा इंतजार कर रही थी। बस्ती के बाहर बहुत से लोग बैठे थे और उनके दरमियान 4 चारपाइयां रखी थी, जिनके ऊपर उन 4 मजदूरों की लाशें पड़ी नजर आ रही थी, जिनकी हालत देखकर तो मेरे हकीकत में रोंगटे खड़े हो गए। चारों के जिस्मों के नजर आने वाले अज़ा पर किसी दरिंदे के पंजों के निशान थे। मुझे उन चारों की इकट्ठी मौत पर बड़ा अजीब सा दुख हुआ। जाने कैसे किसी दरिंदे ने इन चारों को इकट्ठे शिकार कर लिया। मैं बोझल कदमों से चलता वापस आ गया। उसके 2 दिन बाद वैसे ही गुजर गए। तीसरे दिन मैं फिर बस्ती में मजदूरों की तलाश के लिए गया तो कोई आदमी भी मेरे साथ आने को तैयार नहीं था। पता नहीं किसने उन्हें सख्ती से मना कर दिया, या फिर पहले वाले मजदूरों के दिल दहला देने वाले कत्ल से वो डर गए। जो भी था, मैं उनके इनकार से बहुत परेशान हो गया, क्योंकि अब खुदाई के लिए मजदूर शहर से लाने पड़ते और जितने दिनों तक वो माल ना मिलता उनकी रिहाइश और खाने का बंदोबस्त करना पड़ता। वो दिन भी इसी सोच में खुदाई के बगैर गुजर गया। मैं परेशान तो था, लेकिन ज्यादा नहीं। उस रात भी मैंने ईशा की नमाज के बाद वजीफा पढ़ा और सो गया। रात का न जाने कौन सा पहर था, मुझे लगा मुझे कोई आवाज दे रहा हो। मैं उठ बैठा और बाहर कान लगाकर गौर से सुनने लगा। वाकई मुझे कोई बुला रहा था। मैं उठकर बाहर निकल गया। उस स्कूल की 4 दीवारी नहीं थी, बल्कि कांटेदार शाखों से एक बाड़ सी उसके कमरों के गिर्द बना दी गई थी, और उसी बाड़ के पास कोई पीठ किए खड़ा था। उसका कद 6.5 फीट से निकलता हुआ था। उसकी पीठ पर सर के लंबे लंबे बाल हवा से उड़ रहे थे। चांद की 11 थी और चांद की रोशनी में मुझे मंजर नजर आ रहा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा और थोड़ा दूर से ही कहा, कौन हो तुम? जिस पर उसने पलटकर मेरी तरफ देखा। अल अमान। मेरे मुंह से उसका चेहरा देखते ही निकला। काला स्याह चेहरा, दांत ज्यादा लंबे तो नहीं थे, लेकिन होंठों से बाहर थे। उसकी आंखें ऊपर चढ़ी थी। पहला झटका थोड़ा शदीद था, लेकिन फिर मैंने अपने आप को संभाल लिया। वो इधर ही खड़ी मुझे घूर रही थी। कौन हो तुम और क्या चाहती हो? मैंने मजबूत लहजे में कहा। शाह साहब के वजीफे का असर था मेरी बात के जवाब ने। उसने मेरी तरफ दाएं हाथ की उंगली उठाई और फिर खिलखिला कर हंसी। उसके खिलखिलाने से उसका सारा मुंह खुल गया और दांत नजर आने लगे। वो मंजर दिल दहला देने वाला था। मैंने फौरन आंखें बंद कर ली और शाह साहब के बताए वजीफे का विर्द करने लगा। चंद घड़ियों बाद जब मैंने आंखें खोल कर देखा तो वहां कोई नहीं था। मैं जल्दी से कमरे में आ गया। मेरे जिस्म में हल्की हल्की कपकपी सी तारी थी। मैं उस डायन के बारे में सोचते सोचते सो गया। सुबह नमाज से फारिग होते ही मैंने स्कूल के चौकीदार को बताया कि मैं शहर जा रहा हूँ मजदूरों की तलाश में, और वो मेरे सामान का ख्याल रखे। मैं अपने ख्याल में तेज तेज चलता तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर मेन रोड की तरफ जा रहा था कि एक मोटे तने वाले दरख्त के पास से गुजरते हुए मेरे सर पर जैसे कयामत टूट पड़ी। किसी ने मोटे से डंडे से भरपूर वार किया। उसके बाद मैं जमीन पर गिरता चला गया। जब मुझे होश आया तो मैं लकड़ी की एक कुर्सी पर रस्सियों की मदद से बंधा हुआ था। इससे पहले कि मैं रस्सियां खोलने की कोशिश करता, कमरे का दरवाजा खुला और वो आदमी 2 अंदर दाखिल हुए। मैं फौरन सर एक तरफ रखकर आंखें बंद कर लीं। अरे इसको तो अभी तक होश नहीं आया, कहीं मर मरा तो नहीं गया? एक बारीक सी आवाज सुनाई दी। मैंने वार भी तो जोर से किया था।
थोड़ी देर में इसे होश आ जाएगा। दूसरे आदमी ने जवाब दिया, पता नहीं सल्लू भाई ने इसे क्यों जिंदा रखा है, इन चारों की तरह इसे भी मारकर किसी दरिंदे के नाम कर देता। पतली आवाज वाले ने कहा तो मुझे झटका सा लगा, तो इन चारों मजदूरों को इन लोगों ने कत्ल किया है? अरे नहीं भाई, इस आदमी से उस माल का पूछना है कि वाकई इस कुएं वाली जगह पर वो माल है या बस ये हुकूमत या उस औरत से पैसे बटोरना चाहता है, और अगर वाकई हकीकत में वहां माल हुआ तो वह हम निकालेंगे रात को चुपके से। दूसरे आदमी ने जवाब दिया। वो किसी सल्लू नामी आदमी का इंतजार कर रहे थे जो कि कहीं गया हुआ था। जब कुछ देर तक वो ना आया तो वो दोनों भी कमरे से निकल गए। मैंने जल्दी से हरकत में आने का सोचा और रस्सियों को खोलने की कोशिश करने लगा। चंद मिनट के बाद मैंने एक गांठ तलाश करके खोल ली। उसके बाद रस्सियों से निकलना आसान हो गया। मैंने आजाद होते ही उठकर कमरे का जायजा लिया। पिछली दीवार पर एक खिड़की देखते ही मैं उधर लपका और एहतियात से खिड़की खोलकर बाहर देखा। खिड़की के बाहर कोई ग्रिल या जाली नहीं थी। मैं आहिस्ता से बाहर झांककर अपने आप को तोला और अगले ही लम्हे में खिड़की से बाहर था। वहां से तेजी से निकलता हुआ मेन रोड तक पहुंचा और फिर सीधा शहर। पहले अपने घर, बीवी और बेटी से मिला, गौसल वगैरह किया, चंद जरूरियात की चीजें ली और शाह साहब के पास जा पहुंचा। शाह साहब मुझे देखते ही मुस्कुराने लगे। मैंने उन्हें अब तक की सारी कार्रवाई सुना डाली। उन्होंने कहा, असद खान हौसला रखो, तुम बगैर किसी लालच के ये नेक काम करने जा रहे हो, जरूर अल्लाह की जात तुम्हारी मदद करेगी। उसके बाद मैंने रात ड्राउनी मखलूक वाली बात बताई तो वो मेरी तरफ गौर से देखने लगे और फिर कुछ सोचते हुए बोले, असद खान इन चीजों से ना डरो, वो तो एक परछाई थी। अब तुम उनके इलाके में काम कर रहे हो तो उनकी जिंदगी में थोड़ा खलल पड़ा है, लेकिन तुम जो वजीफा कर रहे हो तो ऐसी चीजें तुम्हें कुछ नहीं कह सकती। मैं वहां से वापस आने लगा तो मुझे ख्याल आया। मैंने शाह साहब से जिसके बारे में मशवरा किया तो उन्होंने मेरी बात को सराहा। पहली फुर्सत में मैंने उस इलाके के थाने में सल्लू और उसके आदमियों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई और फिर डीपीओ साहब से बात करके बेवा की चोरी वाला केस ओपन करवाया। डीपीओ साहब शाह साहब के मोतकिद निकले, फिर तो काम आसान हो गया। मुझे पुलिस की प्रोटेक्शन मिल गई। 3 सिपाही उस वक्त तक मेरे साथ रहते जब तक कि खुदाई के दौरान माल न मिल जाता। इस दफा मैंने 4 की बजाय 6 मजदूर लिए और फिर से खुदाई शुरू करवा दी। पहले ही दिन हमें कामयाबी मिल गई। तीसरा चोर रेगजीन के एक मजबूत बैग के साथ खुदाई के दौरान हमें मिल गया। अब तो वो एक पिंजर में बदल चुका था। वो बेवा औरत और उसकी बेटियां बहुत खुश थीं। मेरा बार बार शुक्रिया अदा करके मुझे शर्मिंदा कर रही थीं। जिस दिन मुझे कामयाबी मिली उसी दिन शाह साहब उम्रा के लिए चले गए। तीसरे चोर का जो पिंजर मिला था उसकी शिनाख्त भी बाद में हो गई। वो उसी बेवा औरत का सगा भांजा था। उस जालिम ने अपनी खाला के घर नकब लगाई, लेकिन कुदरत ने उसे कामयाब करके भी नाकाम बना दिया। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट मेरे ही थाने में लिखी गई थी। चोरी के कुछ दिन बाद मैं बहुत खुश था। एक तो बेवा को उसका हक मिल गया और फिर उन दोनों लड़कियों की धूमधाम से शादी हो गई। और फिर ये थे कि थाने में जो इल्जाम मुझ पर लगा था वो तमाम झूठा हो गया। वैसे ईमानदारी से जो रोजी कमाने का मजा है वो हराम में नहीं, इसका भरपूर यकीन है मुझे। इस कहानी को अपने दोस्तों सहेलियों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।